Hello everyone. So welcome back to the series of Problems of 21st Century. तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरी फेमिलियर एंड द टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज. द टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज. ठीक है. सो व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. ठीक है. ऐसा क्या हो गया कि सब अचानक से क्लाइमेट चेंज, हीट स्ट्रोक्स, एल नीनो, इन सब की बातें कर रहे हैं. ठीक है. एंड ये सब चीज़ें क्या होती है और ये कैसे हमारे क्लाइमेट को, हमारी एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे. राइट. चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कुछ कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं जो कि अभी मंथ ऑफ अप्रैल से आपको बिल्कुल हाईलाइट होंगी. ये आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर में, हर जगह पे. राइट. तो देखो, ये एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया एट एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल हीट वेव्स एज 98 सिटीज टॉप वर्ल्ड हीट लिस्ट. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक 100 सिटीज की लिस्ट जारी हुई थी. ठीक है. जो कि एक्सट्रीम हीट सिटीज है, मतलब वहाँ पे हीट वेव्स या काफी हॉटेस्ट सिटीज हैं. राइट. उसमें से आउट ऑफ 100 98 सिटीज पता है कहाँ की थी? इंडिया की. 98 सिटीज बिलोंग टू इंडिया. ठीक है. 98 सिटीज बिलोंग टू इंडिया आउट ऑफ 100. और इसमें भी कौन कौन से स्टेट्स देवर द टॉप स्टेट्स? दैट इज फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में कुछ स्टेट्स, महाराष्ट्र में कुछ सिटीज थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी, एंड ऑफ कोर्स दिल्ली तो है ही आपका, है ना. दिल्ली तो है ही, दिल्ली क्यों पीछे हटेगा. दिल्ली में तो अभी भी टेम्परेचर इज लाइक 47.5 डिग्री, 48 डिग्री, 46 डिग्री. ये टेम्परेचर चल रहा है अभी हाल फिलहाल दिल्ली का. राइट. सो ये न्यूज़ थी. राइट. उसके बाद ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, दैट इज ये मैंने शायद लिया था 19th ऑफ मई का स्क्रीनशॉट लिया था मैंने. ये सीधे टेम्परेचर, ये न्यू दिल्ली का टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैं. न्यू दिल्ली एक्सेसिव हीट टेम्परेचर देखिए, 44, 43, 43, 42, 42, 43, 44, 43. मतलब टेम्परेचर की रेंज देखिए आप, 42 से 44 टेम्परेचर. एंड क्या है ये, दिस टेम्परेचर कम्स अंडर सीवियर हीट, एक्सेसिव हीट. मतलब ये टेम्परेचर इज अनबियरेबल. और इसमें क्या होती है, एक्सेसिव हीट की कैटेगरी में आता है ये, एक्सेसिव हीट. ठीक है. और ये दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं. राइट. चलिए उसके बाद देखिए, टेक्सटाइल मिल वर्कर डाइज आफ्टर सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट स्ट्रोक क्या होता है ना, हम इसकी बात आगे करेंगे इसी वीडियो में. तो हीट स्ट्रोक से लोगों की डेथ हो रही है. राइट. अभी रिसेंटली, ये कल की खबर है, कल दैट वाज 24th ऑफ मई, तेलंगाना में 16 पीपल डाइड ड्यू टू हीट स्ट्रोक. 16 पीपल डाइड. ठीक है. तो हीट स्ट्रोक क्या होता है, क्यों होता है, हम इसकी बात करेंगे. और आपने आजकल बहुत जगह सुना होगा कि एल नीनो आ रहा है इंडिया में, और ये इंडिया के मॉनसून को इम्पैक्ट करेगा बेसिकली, है ना. मॉनसून को इम्पैक्ट करेगा, और मॉनसून इम्पैक्ट होगा तो बेटा रेनफॉल पैटर्न इम्पैक्ट होगा. रेनफॉल का पैटर्न जो है इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करेगा ये. उसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइसेस हैं क्रॉप्स के, ठीक है, सब्जियों के प्राइसेस हाई जाएंगे, हाई प्राइसेस होंगे. और हाई प्राइस की वजह से क्या होगा, कम लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, जो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दे माइट डाई ड्यू टू पॉवर्टी और हंगर. पॉवर्टी या हंगर की वजह से वो मर सकते हैं. राइट. तो ये एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे कमिंग इस सेशन में. राइट. चलिए इसके बाद हम बात करते हैं. यस. चलिए हमने ये सब तो देख लिया, एल नीनो आपने देखा, और आपने हीट स्ट्रोक देखा, क्लाइमेट चेंज और ये सब. बट बात ये है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज है क्या. ठीक है. तो इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि दिस इज ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस इज क्लाइमेट चेंज, राइट. तो क्लाइमेट चेंज सीरीज ऑफ इवेंट्स है. ठीक है. सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमंस को, रिसोर्सेज को, पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है इन वेरियस वेज. जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, एल नीनो हो गया, आपका हीट स्ट्रोक्स हो गया, हीट वेव्स हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो गई. ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के. राइट. तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक टर्म जो कि ग्लोबल वार्मिंग आपने क्लास 5th 6th से ही पढ़ा हो गया, बट एक बार फटाफट इसको रिकैप कर लेते हैं. देखो, ग्लोबल मीन्स होल ऑफ द ग्लोब अर्थ. वार्मिंग मीन्स कि वार्म, ठीक है, वार्म टेम्परेचर बढ़ना. तो
अब क्या होता है बेटा, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कि मीथेन है, नाइट्रोजन होता है आपका, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और भी आपके वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, राइट। बट हम जो बात करेंगे दैट इज CO2, बिकॉज CO2 की खास प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट एब्जॉर्ब्स हीट, इट एब्जॉर्ब्स हीट। CO2 ना हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी, मान लीजिए ये अर्थ का एटमॉस्फेयर और यहाँ पे ये इतना CO2, तो मतलब ये इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब कल को अगर CO2 का कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में कंसेंट्रेशन अगर और भी ज्यादा बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का। और जस्ट बिकॉज की टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का, इट मीन्स कि जहाँ पे जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, चाहे वो रेनफॉल आपका पैटर्न हो, चाहे वो आपका रेनफॉल का पैटर्न हो, चाहे आपका डे टू डे वेदर हो, ठीक है, वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट आपका, क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अर्थ का टेम्परेचर हमने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज से, नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज से 1.5 डिग्री हम एक्सीड कर गए हैं, जो कि अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे हम 1.5 डिग्री ज्यादा कर गए हैं। और इस सब की वजह से, सिर्फ इतना ही राइस की वजह से देखो हम कितना, और वी आर मतलब वेरी क्लोज टू क्रॉसिंग 2 डिग्री, ठीक है। और साइंटिस्ट ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये टेम्परेचर 1.5 से भी ज्यादा हुआ, इवन अगर 0.1 डिग्री भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उससे लैक्स ऑफ स्पीशीज जो है बेटा वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे बढ़ते हैं ये हम डिस्कस करेंगे कि भाई सर्टेन डिग्री में इंक्रीज होना टेम्परेचर कैसे हमारी लाइफ के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए अ सीरियस कॉज, इज अ सीरियस कॉज, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो, अब हमने बात कर ली कार्बन डाइऑक्साइड की कि इसकी प्रॉपर्टी होती है हीट को एब्जॉर्ब करती है, राइट। बट बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ कहाँ से रही है, इसका सोर्सेज क्या है। तो देखो सोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर बर्निंग है, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, पावर इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। घरों में रेसिडेंशियल में मतलब हम बहुत चीजें यूज कर रहे हैं जिससे कि CO2 प्रोडक्शन होता है, एंड दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब देखो, ये एक इमेज है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, राइट। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिससे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और ये मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस करा जाता है बेटा, ये ईस्ट इंडिया की साइड, ठीक है। जो आपकी सेवन सिस्टर्स है ना, बेसिकली वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ये बेसिकली मतलब मेजरली वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, बट और भी जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। बट प्रोमिनेंट एरियाज आर ईस्ट इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखो, क्या है, ये पीस ऑफ लैंड है, फार्मर है, पीस ऑफ लैंड है। अभी यहाँ के जितने भी वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स है, क्या करते हैं, इनको बर्न कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, सॉइल की फर्टिलिटी, आई एम सॉरी, ताकि सॉइल फर्टिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए, है ना, बर्न करने से। बट ये जो इससे जो धुआं उठ रहा है, it has more of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज जस्ट अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, पता नहीं ऐसे कितने एकर्स लैंड में ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है। तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है CO2 की प्रोडक्शन के लिए, राइट। उसके बाद हर साल आपको पता है कि हर साल दिवाली के टाइम पे, दैट इज अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे, हम कहते हैं कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स है हरियाणा पंजाब के, उन्होंने पराली जलाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो पराली का धुआं है ना, ये वाइट वाइट सा देख रहे हैं, इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ CO2, ठीक है। CO2 प्रोड्यूस हुआ और हमारे कहाँ पे गया, एटमॉस्फेयर में गया। एटमॉस्फेयर में गया तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो इट मीन्स कि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा अर्थ का, राइट। अब बात ये नहीं है कि सिर्फ पराली जलाने से, स्टबल बर्निंग से ही आपका पोल्यूशन होता है दिल्ली में हर साल। ऑल ओवर द ईयर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिल्ली का AQI इज वेरी बैड, थ्रू आउट द ईयर इट इज वेरी बैड। बट हाँ, वो नवंबर अक्टूबर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे वर्स हो जाता है, बट थ्रू आउट द ईयर भी वो बहुत ज्यादा ही खराब रहता है, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रीज हमारी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग मीन CO2 के प्रोडक्शन में कैसे हमारी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है। देखो, फॉसिल फ्यूल बर्न कर रही है, किस चीज के लिए, फॉसिल फ्यूल बर्न कर रही है, जैसे कि कोल जला रहे हैं, पेट्रोलियम नेचुरल गैस जला रहे हैं, इससे CO2 इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि आपकी आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, जब ये केमिकल जलाते हैं, केमिकल यूज करते हैं, तो इससे भी 4 to 6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस होते हैं। देखो 4 to 6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस अकेले ये इंडस्ट्रीज ही कर रही है, राइट।
केमिकल प्रोसेसेस, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं आप, ठीक है। सीमेंट से आप लाइमस्टोन बना रहे हैं, लाइमस्टोन से आप सीमेंट बना रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, CO2 का प्रोडक्शन हाई होता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन है, सप्लाई चेन, इसका क्या मतलब बेटा, देखो एक इंडस्ट्री है, इसने मान लीजिए कोई मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पार्ले जी के बहुत सारे पैकेट्स बनाए, अब मुझे इसको ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में, सिटीज में भेजना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, एविएशन लगेगा, आप शायद एरोप्लेन से भेजिए, शिप से भेजिए, कैसे भेजिए, तो आप जिससे ही भेजेंगे आपको उसमें फ्यूल यूज होगा, और फ्यूल में बेसिकली पेट्रोलियम यूज होगा, तो उससे भी तो CO2 का एमिशन इन्वायरमेंट में हो ही रहा है ना, ठीक है। एंड लास्ट इज की डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड क्लियरिंग, आप टन्स ऑफ फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, और जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे क्या होते हैं, दैट आर फॉरेस्ट और ट्रीज जो है वो हमारे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, बट हमने क्या है, फॉरेस्ट क्लियर कर दिए, फॉरेस्ट क्लियर कर दी, लैंड क्लियर कर दिया, तो CO2 का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा अरावली, जो कि राजस्थान में था, वहां पे गवर्नमेंट को कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप बनाना था, तो वहां पे आप फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे, लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया, तब जाके ये अरावली वाला प्रोजेक्ट को रोका गया, राइट। तो गवर्नमेंट क्या है, या अपने बेनिफिट के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इकोनॉमी को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, और वहां पे हम कॉम्प्लेक्स बनाए ताकि हमें टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़े, ठीक है। बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा, CO2 का कंसेंट्रेशन तो हमारा बढ़ता ही जाएगा ना एटमॉस्फेयर में, राइट। चलिए, अब देखिए ये बात है एविएशन इंडस्ट्री की। एविएशन इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, एविएशन इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू जो कि आपके एयरवेज होते हैं, लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, और जो कि आपके कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, नॉन कमर्शियल प्राइवेट जेट्स, ये सब एविएशन इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट। तो इसमें क्या है, द एविएशन इंडस्ट्री, अब ये 2024 की डेटा है, अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ ग्लोबल फाइन ऑयल कंजम्पशन, मतलब टोटल जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 8% अकेला एविएशन को चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका प्लेन्स है, चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, बेटा वो पेट्रोल पे ही ऑपरेट करता है ना, पेट्रोल पे ऑपरेट करते हैं ना, तो जब पेट्रोल बर्न होगा तो क्या होगा, उससे CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं वन इवन आई टेक एग्जांपल ऑफ सिंगल डे, वन डे का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो आप खुद सोचिए कितनी थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट टेक ऑफ करती होंगी, लैंड करती होंगी, तो उससे कितना CO2 का एमिशन होता होगा, वो सब हमारा कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में ही तो जा रहा है, एटमॉस्फेयर में ही तो जा रहा है सब कुछ हमारा, राइट। तो हम खुद ही शायद इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद ये है आपका, दिस इज अ मैप, दिस इज अ पाई चार्ट, ठीक है। ये आपको क्या दिखा रहा है, देखो जितने भी चीज़ों से एमिशंस होता है उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस, उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और इसमें देखो मेजर कंट्रीब्यूटर इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80%, approximately equal to 80%, that is your CO2. Second contributor is methane, second contributor is methane gas, right. So these are some gases जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मेजर कंट्रीब्यूटर इज CO2, दैट्स हम CO2 की बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हीट स्ट्रोक की बात करते हैं कि व्हाट इज हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इट इज अ कंडीशन दैट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन योर बॉडी ओवर हीट्स एंड कैन नो लॉन्गर रेगुलेट्स इट्स टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे एंजाइम्स, हमारे ब्रेन्स, हॉर्मोन्स, एवरी सिंगल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी ऑपरेट करता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बट क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज कंडीशंस, टेम्परेचर इज एक्सीडिंग, अगर टेम्परेचर मान लो बाहर का टेम्परेचर अभी 47-48 जा रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है बेटा, इस टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रही, कूल डाउन होने का हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हीट वेव्स चलती हैं, उसके वजह से हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल हो ही नहीं पा रहा है, बिकॉज बाहर इतनी गर्मी है, ठीक है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के, जैसे कि वीकनेस आप फील करेंगे, डिजीनेस, आपको चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग हो सकती है, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, विजन ब्लर हो जाएगा, स्पीच ब्लर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आपका क्या है,
स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाएगी या तो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के, कुछ कुछ ये सिम्टम्स है, राइट। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वाटर ब्रेक के लिए अनाउंस किया है कि वाटर ब्रेक होगा इन एवरी 1 आवर, मतलब एक एवरी 1 आवर में एक बेल बजेगी जिसमें जाके बच्चों को पानी पीना पड़ेगा, पानी पीना होगा, राइट। तो इसका मतलब कि अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाओ, हाइड्रेट रखो, धूप में कम निकलो, ठीक है। और ऐसी एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटी मत करो जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, ठीक है। तो दीज आर सम चीज़ें कि जिससे हम अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद, हाँ, व्हाट इज एल नीनो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एल नीनो। जस्ट अ मिनट। यस, ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज एल नीनो, राइट। तो देखो, एल नीनो क्या है? पैसिफिक ओशियन में ना, दिस इज अ पैसिफिक ओशियन, दिस इज अ पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे विंड्स चलती हैं कुछ, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, राइट। अब ये फ्लो करती हैं, आपका ये डायरेक्शन है ना, दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। और ये अपने साथ साथ ना, ये जो इस पे पैसिफिक ओशन पे वार्म वाटर है ना बेटा, इनको भी ये अपने साथ आगे शिफ्ट करती है, ठीक है। और हमें पता है कि एवरी ओशन इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, एवरी ओशन इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये गर्म पानी के करेंट्स को भी अपने साथ आगे मूव करती है, और जिसकी वजह से मतलब फिनोमिना होते हैं, जो नेचुरल फिनोमिना होती है कि रेनफॉल पैटर्न सेम रहता है आपका थ्रू आउट द ईयर जैसा वो था, और क्लाइमेट पैटर्न सब कुछ सेम रहता है। बट अब क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये विंड जो है ना बेटा, ये वीक पड़ गई हैं, ठीक है। वीक पड़ गई हैं, या तो आप कह सकते हो कि ये रिवर्स हो गई हैं। अब क्या होता जा रहा है कि ये विंड बहुत ही वीक पड़ गई है, तो जो गर्म पानी है पैसिफिक ओशन में, जो गर्म पानी हो गया है हीट की मतलब सन की रेस की वजह से, तो वो यहाँ पे ईस्ट साइड में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही वो साउथ अमेरिका की साइड में ऐसे ऐसे यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जा रहा है वार्म वाटर, ठीक है। और हमें पता है कि वार्म वाटर जो है, अब इसके ऊपर की जो एयर है तो वही वार्म होगी, और हमें पता है कि वार्म एयर क्या होती है, वो लाइटर होती है, वो लाइट होती है, और लाइटर चीज़ क्या होती है बेटा, वो राइज अप करती है ना, राइजेज अप। और इस इन चीज़ों की वजह से जो यहाँ पे विंड पैटर्न है, वहाँ पे विंड प्रेशर जो है यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट है। दैट्स वाई इस चीज़ की वजह से जो हमारा मानसून है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, एंड दिस इम्पैक्ट इज ड्यू टू एल नीनो, अ फिनोमिना कॉल्ड एल नीनो, राइट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एल नीनो इज ऑल अबाउट, ठीक है। ये रिलेटेड है विंड करेंट से, एंड इट इज मतलब स्टार्ट होता है कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में। चलो, उसके बाद बात करते हैं कि हु आर एट मेजर रिस्क। बेटा मेजर रिस्क पे कौन कौन? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन लेबर्स। दीज आर स्ट्रीट वेंडर्स, दीज आर गिग वर्कर्स। जो लोग थ्रू आउट द डे धूप में काम कर रहे हैं वो मेजर रिस्क पे हैं, हीट स्ट्रोक के भी, हीट स्ट्रोक के भी, और अलग अलग हीट स्ट्रोक से होने वाली टेम्परेचर वाली बीमारियों से भी, राइट। तो ये लोग मेजर रिस्क हैं बिकॉज ये थ्रू आउट द डे दे वर्क इन सनराइज, दे वर्क इन द सनलाइट, राइट। अब बात करते हैं व्हाट इज कार्बन फुट प्रिंटिंग, कार्बन फुट प्रिंट, नॉट आईएनजी, ठीक है। अब देखो, टोटल अमाउंट ऑफ CO2, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जनरेटेड बाय आवर एक्शंस, ठीक है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने पूरे एक दिन में मैंने क्या किया, मैं सुबह उठी, मैं दिल्ली से ऋषिकेश चली गई ड्राइव करके अकेले एक गाड़ी लेके, ठीक है। मान लीजिए मैंने 5 आवर्स की ड्राइविंग करी, फिर मैं वापस ऋषिकेश से दिल्ली आई, वापस 5 घंटे लगाए मैंने, ठीक है। आने के बाद क्या हुआ, आने के बाद मेरा मन किया कि मैं रेस्ट करूं, ठीक है। मैं थक गई थी तो मैंने रेस्ट किया, तो मैंने क्या किया, थ्रू आउट द डे मैंने 5 से 7 घंटे के लिए AC चलाया और मैं मस्त सोई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बाहर गई और मैंने वहाँ पे चूल्हे की रोटी पकाई, कोल बर्न करके, वुड बर्न करके, ठीक है, चूल्हे की रोटी पकाई। तो देखो, थ्रू आउट द डे क्या है,
मैं इस एक्टिविटी से कितना CO2 एमिशन कर रही हूँ, इससे भी CO2 एमिशन हो रहा है, मैंने AC चलाया इससे भी, और इन सब से भी CO2 एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो CO2 एमिशन होने की वजह से थ्रू आउट द डे मैंने कितना CO2 एमिशन किया है, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट, दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, थ्रू आउट द डे मैं कितना CO2 एमिशन कर रही हूँ अपनी एक्टिविटी के लिए, दैट इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट, राइट। चलो, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उससे भी CO2 प्रोड्यूस होता है। अब आपको लगेगा हाउ, ठीक है, तो दिस इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, दैट इज वाई मेनी पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स वीगनिज्म। ठीक है, मेनी पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स वीगनिज्म। ठीक है, जैसे कि वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होता है, ऐसे ही वीगनिज्म का भी लाइक एक मेथड ऑफ वो है कि आप कैसे फूड कंजम्पशन करते हैं, दैट इज वीगनिज्म, राइट। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे क्योंकि ये बहुत फिर काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट। चलो, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो हमने देखा एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया उसने। ठीक है, उसके बाद हमारा हीट स्ट्रोक हुआ, उसके बाद क्या आया, एल नीनो आया। ठीक है, और एग्रीकल्चर हुआ, हीट स्ट्रोक हुआ, एल नीनो आया। ठीक है, बट इन सब के अलावा भी जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो हमारी वाइल्ड लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, कैसे देखो, ये एग्जाम्पल है गोल्डन टोड्स। ठीक है, ये स्पीशीज होती है फ्रॉग की। अब ये ना एक राइट अमाउंट ऑफ रेन में ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा हैवी रेन हो ना ज़्यादा लाइट रेन हो, तभी इनका जो लार्वा है वो हैच कर पाता है। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का डाबाडोल हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल के पैटर्न जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, और ना ही इनको राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट द राइट अमाउंट ऑफ टाइम मिल पा रही है। सो दिस स्पीशीज ऑफ फ्रॉग दैट इज द गोल्डन टॉड, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इनकी जो है पॉपुलेशन इन द इकोसिस्टम वो क्या हो रही है, धीरे 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 डिक्लाइन हो रही है। और हमें पता है कि अगर इकोसिस्टम से एक भी सिंगल चीज हटती है तो उसका कितना डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है। जैसे कि ये ग्रास है, ग्रास को खाएगा ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाएगा कौन, लाइक माउस। ठीक है, और उसके बाद वल्चर। तो दिस इज द फूड चेन, दिस इज द फूड चेन दैट ऑपरेट्स। अगर इस फूड चेन में से ग्रास ही हट गई तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्रास होपर क्या खाएगा फिर अगर ग्रास सब खत्म हो गई तो। ठीक है, और अगर ग्रास होपर खत्म हो गया तो फिर ये क्या खाएगा। तो कोई भी अगर एक सिंगल एलिमेंट डिस्टर्ब होता है हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी चेन ऑफ इकोसिस्टम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब करता है, राइट। तो ये गोल्डन टोटे एग्जाम्पल हो गया। देन एक और है दैट इज ग्रीन सी टर्टल। बेटा ग्रीन सी टर्टल जो है ना वो एंडेंजर स्पीशीज में आ गया IUCN की। IUCN इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर इज इन स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब ये क्या है, ये ग्रीन सी टर्टल है, ये IUCN के रेड लिस्ट में आ गया। रेड लिस्ट में कौन कौन से स्पीशीज होते हैं बेटा, जो कि इंडेंजर्ड होते हैं। ठीक है, कि इंडेंजर्ड, DANGERED, एंडेंजर्ड होते हैं, और जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ मूव कर रहे होते हैं धीरे धीरे, राइट। ये डेंजर में है, क्यों, क्योंकि ये अपने एग ले करता है इसमें, पानी में। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया, ओशन जो हमारे CO2 को एब्जॉर्ब करते थे, आज वो CO2 के एमिटर्स बन गए हैं। ठीक है, आज वो CO2 एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये अपने एगले नहीं कर पा रहे, और इनकी स्पीशीज जो है वो धीरे 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 एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा रही है, राइट। उसके बाद बम्बल बीज की बात करते हैं। बम्बल बीज क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है जो कि पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है, पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ये पॉलिनेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्योंकि इनको नॉर्मल थोड़ी ठंडी जगह चाहिए होती है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स लेग्यूम ये सब खाते थे, कहाँ से खाओगे, राइट। तो सी, हर एक हर एक सिंगल चीज कितना इम्पैक्ट करिए ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, राइट। चलो उसके बाद
ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे आपको बताना। देखो ये एक इमेज लिया है मैंने, जो कि नवसारी टावर ऑफ एरिया टू सूरत, सूरत इज इन गुजरात, ठीक है। वहां पे क्या है बेटा, जो सड़कें हैं, ठीक है, जो कि आपकी बिट्यूमिन से, बेसिकली बिट्यूमिन से बनती हैं, वो पिघलना शुरू हो गई हैं। देखो लोगों की चप्पल चिपक रही है, यहाँ पे दिख रही है आपको इमेज, ठीक है। ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, सोचो इतना टेम्परेचर हाई हो गया है वहां पे कि वहां पे ये रोड का जो डामर जिसे आप कहते हो, बिट्यूमिन कह लो, वो पिघलना शुरू हो गया है। और उसकी वजह से क्या है, सी द रिजल्ट इज दिस। हो सके हो सकता है कि ये टायर भी चिपक जाए, आप इस पर चल भी ना पाओ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज, और ये मैं खुद नहीं बनाया, दिस इज द लोकल न्यूज ऑफ वहाँ की, गुजरात की, एंड आई जस्ट पिक इट फ्रॉम द इंटरनेट, राइट। चलो उसके बाद, हाँ, उसके बाद बात करते हैं कि क्या ओनली सोल्यूशन इज पॉपुलेशन कंट्रोल। जस्ट अ मिनट, ओके। The question is, only solution is population control? The answer is absolutely yes. The only solution is population control. How? देखो, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, और उतने रिसोर्सेज डिराइव करने के लिए हम ज़्यादा ही नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। कैसे? मान लो एक घर है जिसमें 4 लोग रहते हैं, अब पूरे पूरे महीने का राशन मान लो 10 kg वीट में, और एक रूम में, एक एसी में, एक पंखे में आपका काम चल रहा है, एक गाड़ी में, सब कुछ, मतलब ये 4 लोग बहुत खुश वाली जिंदगी जी रहे हैं, राइट। अब कल को ये 4 से 6 हो गए, तो जहाँ पे 10 kg वीट में इनका काम चलता था, वहां पे मान लीजिए आप, इनका लग रहा है 15 किलो एवरी मंथ। अब एक रूम में नहीं सो पा रहे हैं तो 2 रूम चाहिए, अब 2 रूम चाहिए तो 2 पंखे, 2 कूलर, 2 लाइट्स, सब कुछ चाहिए, ठीक है। वाटर भी ज्यादा यूज होगा, फूड भी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवल करना है, स्कूल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ता जाएगा, राइट। और ये कल को अगर ये और भी हो गए, मान लो 10 हो गए, तो ये 15 की जगह कितना होगा, 15 की जगह मान लो 20 यूज कर रहे हैं, 3 रूम चाहिए, ठीक है। वाटर ज्यादा यूज होगा, फूड ज्यादा आप यूज करोगे, सब कुछ ज्यादा ज्यादा होता जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जितनी पॉपुलेशन होती है उतने ज्यादा ही रिसोर्सेज हम एक्सप्लॉइट करते हैं। अब ये जो यहाँ पे 2 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं, उनका पेट भरने के लिए आप ज्यादा जंगल काटोगे, ज्यादा पेड़ पौधे काटोगे, ठीक है। यहाँ पे 4 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं, अब उनका पेट पालने के लिए आप ज्यादा क्रॉप्स काटोगे, ज्यादा कंजम्पशन करोगे। और जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होती है, जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होती है, वहां पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां पे एमिशन ज्यादा होता है। किसका? CO2 का एमिशन यहाँ पे ज्यादा होता है। तो अब समझ आया कि व्हाई वी आर सेइंग कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली सॉल्यूशन टू कर्ब दिस क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। अब देखो एक डेटा है बहुत इंटरेस्टिंग, आपको दिखाती हूँ। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अर्थ कैन सपोर्ट ओनली 2.5 बिलियन, बट वी हैव ऑलरेडी पास 8.3 बिलियन। 2.5 बिलियन का मतलब समझ रहे हो, दैट इज 250 करोड़। मतलब अर्थ जो है वो 250 करोड़ लोगों को सस्टेन कर सकती है, बट हमने ऑलरेडी कितना क्रॉस कर लिया है, 830 करोड़, ठीक है। 830 करोड़ हमने सोचो क्रॉस कर लिया है। इट इज, अगर मैं इसको 200 ही मानूं, इसको मैं अगर 800 ही मानूं, इट इज 4 टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स मोर, ठीक है। अब सोचो इतनी पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए हम कितना पर डे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेस को, ठीक है। रहने के लिए जगह, खाने के लिए फूड, एयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कितना कितना हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि मान लो ये घर है जिसमें 4 लोग की रहने की जगह थी, सब यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे थे, बट पॉपुलेशन चेंज की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, अब आपको इन्हीं, अब ये 4 लोग में 16 लोग रह रहे हैं, हर एक कमरे में 4 4 लोग रह रहे हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसा है। तो सी, जितना जितना पॉपुलेशन उतना एक्सप्लॉइटेशन, जितना पॉपुलेशन उतना ही रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन, नहीं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, राइट। तो अब हम क्या करें, ये सब हमने चीजें पढ़ ली, अब क्या हो सकता है, देखो हो सकता है ये, तो ये डेटा है जो कि मैंने खुद नहीं लिया है, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन कलर, क्योंकि येलो पे येलो नहीं दिखेगा, ओके फाइन। तो ये डेटा है, देखो इसका सोर्स देखो, सोर्स देखो इसका, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने रिकमेंड किया है 11 थिंग्स यू कैन डू टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। 11 चीजें आप कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हाई इम्पैक्ट का एरिया, देन मॉडरेट इम्पैक्ट, एंड दैट इज लो इम्पैक्ट, राइट। अब क्या करना है, देखो हाई इम्पैक्ट में क्या है, सबसे पहले देखो, हैव वन फ्यूअर चाइल्ड, हैव वन फ्यूअर चाइल्ड मीन्स, अगर आप प्लान कर रहे हो टू हैव 2 किड्स,
तो उसको एक कर दो, जस्ट हैव अ सिंगल किड, ठीक है, उससे कितना कार्बन एमिशन आप सेव कर रहे हो, दैट इज 58.6 पर ईयर यू आर सेविंग, ठीक है, दैट इज 58.6 पर ईयर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ई इज फॉर एमिशन, एमिशन राइट, तो आप इतना सेव कर रहे हो। उसके बाद अगर आप लिव कार फ्री, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, प्राइवेट नहीं कर रहे हो, तो उससे आप इतना कम कर रहे हो। एयर ट्रैवल, अभी हमने एविएशन की बात की ना, तो उससे आप 1.6 कम कर रहे हो पर ईयर, ठीक है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सोलर की, विंड की, ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे आप 1.5 सेव कर रहे हो, ठीक है। ड्राइविंग कम कर रहे हो तो 1.19 कर रहे हो, और गैसोलीन की जगह हाइब्रिड ऑयल यूज कर रहे हो तो उससे आप 1.15। तो दीज आर द एरिया ऑफ हाई इम्पैक्ट, ठीक है। अगर आप ये चीज अगर आप ये चीजें करते हो तो इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप CO2 का एमिशन कम कर पाओ। बट इन सब में से भी जो मेजर है दैट इज पॉपुलेशन, क्योंकि देखो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई तो ये चीजें अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स वाई पॉपुलेशन को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो बेटा ये सब चीजें ही अपने आप कम हो जाएंगी, आपको इसमें एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो, ठीक है। अब देखो ये है मॉडरेट इम्पैक्ट का एरिया, क्या होता है, प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है, जिसको मैंने बताया कि वीगनिज्म, दिस इज कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड डाइट, इसको वीगनिज्म कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखो कोल्ड वाटर में कपड़े धोना, रिसाइकल करना, ड्राई करना क्लोथ्स को, तो दीज कम अंडर द मॉडरेट इम्पैक्ट। अगर आप ये चीजें करोगे तो आप इतना इतना CO2 एमिशन कम कर रहे हो। और देखो लाइट बल्ब को अपग्रेड अपग्रेड करें, दिस इज 0.10 लो इम्पैक्ट, राइट, समझे। तो ये है हमारा कि हम क्या क्या इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, हम क्या क्या ये चीजें इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। इन चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, सबसे बात करनी पड़ेगी, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद दैट दैट इज कि हमने कर लिया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एज यूजुअल मैं आपको बताऊं, देखो जो कंट्रीज है ना, जैसे कि कंट्रीज आपकी हो गई USA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, चाइना हो गया। बेटा ये जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं आपका CO2 के एमिशंस में। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं करती, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हम जो है ना अभी, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, हमारा कार्बन एमिशन है बट इतना नहीं है कि जितना इन कंट्रीज का है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पे आप मेजर देखोगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज़ कितना ज़्यादा है, यहाँ पे पॉवर्टी कम है, गाड़ी लेना USA में इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने गाड़ी ले ली एक मिडिल क्लास फैमिली तो वो हमारा सपना होता है, बट वहाँ पे गाड़ी लेना इज़ वेरी बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी कम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, और हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिशन, राइट। तो दिस इज की, बट स्टिल अभी जो इंडिया जिस फेस में है वहां पे भी हम बेटा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं CO2 में, और चाहे हम कंट्रीब्यूट कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो, बट इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया को ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। 98 सिटीज की लिस्ट, सिटीज में इंडिया इज ऑन द टॉप, 98 सिटीज हमारी ही हैं। मॉनसून पे पूरा नॉर्थ इंडिया आपका, इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊं, ठीक है, हालांकि आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट ये पूरा आपका नॉर्थ इंडिया, जो आपका यूपी है, आपका बिहार है, हरियाणा है, ठीक है, बंगाल है, बेटा ये पूरा रीजन ही आपका किस पे, एग्रीकल्चर पे है, फर्टिलिटी, फर्टाइल लैंड, नॉर्दर्न प्लेन्स तो यहीं पर ही है ना। तो अब क्या हो रहा है, एल नीनो की वजह से मानसून इम्पैक्ट हो रहा है, मानसून इम्पैक्ट होगा तो सीधा असर किस पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे ही पड़ेगा, राइट। तो इम्पैक्ट हम ज्यादा झेलेंगे क्योंकि वी आर, जो हमारे जोग्राफिकल लोकेशंस है ना, जो भी इंडिया जिस भी जोग्राफिकल लोकेशन पे लाई करता है, वो कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल कि सबसे ज्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का हम पर ही होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, होप आपको ये टॉपिक और चीज़ें समझ आई हो, और कोई भी, थैंक यू फॉर योर टाइम, कोई भी डाउट हो या आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स एंड दिस सेशन, काफ़ी लंबा हो गया, सो थैंक यू सो मच।